हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। अपने 11th क्लास की ज्योग्राफी में हिंदी मीडियम में अध्याय 5 जो है कर रहे थे खनिज व सेल, जिसमें अपने खनिजों के बारे में जाना, खनिज क्या होता है, खनिज के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद अपने सेलों के बारे में जाना, भाई सेल जो है वो क्या है, कैसे बनती है, किस प्रकार की सेलें होती हैं, कितने उनके प्रकार होते हैं। अपने उन सेलों के अंदर उनके प्रकारों के बारे में कर रहे थे। तो अपने मुख्य रूप से जो सेलें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें अपने एक तो आई थी आग्नेय सेल, 2 नंबर पर अपने आई थी अवसादी, 3 नंबर पर अपने आई थी कायांतरित सेल। यानी ये 3 प्रकार की जो सेलें हैं इनके बारे में अपने कर रहे थे, इनको स्टार्ट कर लिया था। तो अपनी आग्नेय सेल जो थी उसके बारे में बताया। भाई आग्नेय सेल जो है वो धरातल पर कैसे बनती है। तो आग्नेय सेल का आपको बताया था भाई, अपने जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उस ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब लावा धरातल पर पहुंचता है, धरातल पर पहुंचकर जो लावा है या मैग्मा जो है वो ठंडा होकर घनीभूत हो जाता है, और घनीभूत हो जाने के कारण जो ठोस रूप में चट्टानें बनती हैं वो चट्टानें आग्नेय सेल होती हैं। इनको इनके कणों के आधार पर भी बताया था, जैसे बड़े कण वाली। अब बड़े कण वाली सेल कैसे बनती है, जब लावा जो है उसके संघनित होने की या उसके घनीभूत होने की गति जो हो वो क्या हो, बहुत ही मंद हो। तो उस बहुत ही मंद गति से जब वो ठंडी होती है तो उसके कण रह जाते हैं बड़े, गहराई तक ठंडी होती है तो कण बड़े रह जाते हैं, तो वो बड़े कण वाली हो जाती है। उसके बाद फिर की थी छोटे कण वाली और चिकने कण वाली। तो छोटे और चिकने कण वाली में क्या आया, ये आया भी आकस्मिक वो ठंडी हो जाती है, तो आकस्मिक जब ठंडी हो जाती है तो छोटे कण वाली बन जाती है और चिकनी बन जाती है। मध्यम कण वाली यानी मध्यम परिस्थितियों में शीतलता, मध्यम परिस्थितियों में ठंडा होना लावा का, तो उससे मध्यम कण वाली बनती है। उसके बाद अवसादी सेलें आई थी। अवसादी सेलों के बारे में पढ़ा आपने, अवसादी सेलें कैसे बनती हैं। अवसादी सेलें जो हैं वो बाह्य जो क्रियाएं होती है, बाहिर्जनित जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा बनती है। अवसाद मतलब शब्द है, अवसाद से परत दर परत चट्टानें बनना अवसादी होता है, या व्यवस्थित होना। सेडिमेंट्री वर्ड आया था अपने, और सेडिमेंट्री जो है वो सेडिमेंट से बनता है लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। तो व्यवस्थित होकर परत दर परत ये चट्टानें बनती हैं। इसके बाद अपनी की थी कायांतरित। कायांतरित मतलब काया में अंतर आ जाना, यानी जो रूप है उस रूप के अंदर परिवर्तन आ जाना या पुनर्क्रिस्टलीकरण की क्रिया हो जाना। जैसे आग्नेय और अवसादी चट्टानों में, आग्नेय और अवसादी चट्टानें जो है उनके टूटने से कायांतरित चट्टानें बनती हैं। तो ये कायांतरित चट्टानें अपने कर रहे थे। कायांतरित चट्टानों में भी अपने इनके प्रकार कर लिए थे, जिसमें अपने गतिक कायांतरण आ गया था, उष्मीय कायांतरण आ गया था। अब गतिक और उष्मीय कायांतरण के बाद में अपने इसी कायांतरण की प्रक्रिया में जो कायांतरित चट्टानें हैं इनमें और बात आती है, वो एक आती है बात जो वो आती है पत्रण व रेखांकन की। अब ये पत्रण व रेखांकन कायांतरित चट्टान में क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये आती है। तो देखिए क्या होता है, जब कायांतरण की प्रक्रिया होती है, उस कायांतरण की प्रक्रिया में जो सेलें हैं उन सेलों के कुछ कण या खनिज जो होते हैं वो जो सतह होती है उस सतह पर या रेखाओं के रूप में, सतह पर या रेखाओं के रूप में क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाती है। और कायांतरण सेल में खनिज अथवा कणों की जो ये व्यवस्थित होने की प्रक्रिया है, इस व्यवस्था को यानी इन कणों को सतहों पर या इन रेखाओं को व्यवस्थित होना जो है, उस व्यवस्था को अपने पत्रण या रेखांकन कहते हैं। यानी यहां क्या होगा, कायांतरण प्रक्रिया में कायांतरण प्रक्रिया होगी, कायांतरण प्रक्रिया होगी। कायांतरण प्रक्रिया में क्या होगा, सेलों के कुछ कण टूटेंगे, सेलों के कुछ कण हैं जो वो क्या वो कण या खनिज जो है वो सतहों या रेखाओं के रूप में, कुछ कण जो है वो क्या होगा, सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होंगे। और यही व्यवस्थित होना यानी इस व्यवस्था को कायांतरण
कि इस व्यवस्था कायंत्रण की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहा जाता है। तो ये जो व्यवस्था होगी, इसी व्यवस्था को अपने पत्रण या रेखांकन कहा जाएगा। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार से बनती है। तो इसमें कणों का अपने कुछ कण जो होते हैं उनका अपने सतहों या रेखाओं के रूप में वो व्यवस्थित होते रहते हैं कायंत्रण सेलों के अंदर, और व्यवस्थित होकर इस सारी व्यवस्था को अपने नाम दिया जाता है पत्रण या रेखांकन। अब पत्रण और रेखांकन के बाद में अगला जो अपने आता है वो आता है बेडिंग। बेडिंग कहा जाता है जिसे, बेडिंग। अब ये बेडिंग क्या होता है कायंत्रण सेलों के अंदर? तो सबसे बड़ी बात ये यार बेडिंग क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, कई बार खनिज जो होते हैं, उन खनिज के जो विभिन्न समूहों के कण जो होते हैं, उन कणों में पतली से मोटी सतह, यानी वो कण जो होते हैं वो पतली से मोटी सतह में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, भी एक इस प्रकार का उनके बीच क्रम पाया जाता है या इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है कि वे जो कण होते हैं वे हल्के व गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। यानी इस प्रकार की एक व्यवस्था मिल जाती है, में हो जाती है, जिनसे वो कण जो है वो हल्के और गहरे रंग के दिखाई देने लग जाते हैं। तो अब वो हल्के और गहरे रंग के दिखाई देने लग गए, तो ऐसी जो संरचना होती है हल्के और गहरे रंग में दिखाई देने की, उस संरचना को बेडिंग कहा जाता है। बेडिंग कहा जाता है। और ये जो बेडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलें होती हैं, ये जो बेडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलें होती हैं, इन्हीं सेलों को बेडेड सेल भी कहा जाता है। यानी ये जो सेलें हैं ये बेडेड सेल कहलाएंगी। फिर जब अपने इनके ऊपर बेडिंग की व्यवस्था हो जाएगी, तो बेडिंग की व्यवस्था होने के बाद में ये जो सेल है वो बेडिंग सेलों में आ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, कभी कभी खनिजों या कभी कभी खनिजों या विभिन्न समूहों के कण जो होते हैं, विभिन्न समूहों के जो कण होते हैं वो कण क्या होते हैं, पतली से मोटी सतह में, कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के व पतले, हल्के व गहरे प्रदर्शित होते हैं। यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें कण जो हैं वो हल्के व गहरे प्रदर्शित होंगे या गहरे दिखाई देते हैं, तो ऐसी प्रदर्शित होते हैं, ऐसी संरचना को बेडिंग कहते हैं। तो ऐसी संरचना क्या कहलाएगी, आपके बेडिंग कहलाएगी। तो वो संरचना आपकी बेडिंग बन जाएगी जिसमें हल्के व पतले गहरे रंगों के अंदर जो दिखाई देगी, हल्के व गहरे रंगों में प्रदर्शित होगी। तो वो अपने जब होगी हल्के व गहरे रंग में प्रदर्शित होती है, तो ऐसी संरचना को बेडिंग कहते हैं। अब इसी संरचना से, यानी ये बेडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को, यानी बेडिंग है तो बेडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बेडेड सेल कहते हैं। बेडेड सेल
कहते हैं, यानी ये जो सेलें बनती हैं ये बेडेड सेल बनती हैं, इन्हें बेडेड सेल कहा जाता है। अब देखिए कायांतरण की जो प्रक्रिया होती है, इस कायांतरण की प्रक्रिया के अंदर सेलें जो निर्मित होती हैं उन सेलों को इनके निर्माण की अवधि या व्यवस्थित होने की जो अवधि है, उस निर्माण की अवधि या व्यवस्थित होने की जो अवधि है उस अवधि के अनुसार या उस क्रिया के अनुसार जो कायांतरित सेलें हैं, इन कायांतरित सेलों को दो प्रमुख भागों में आगे वर्गीकृत किया जाता है। कायांतरित सेलों को दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत करते हैं। दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट जो आता है वर्गीकरण इसका, वो आता है पत्रित कायांतरित सेल, पत्रित। सेकंड आती है अपत्रित, यानी इनको जो है अपत्रित और पत्रित के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। कायांतरित सेलों को इनके निर्माण की अवधि, इनके बनने की अवधि जो है उस अवधि के अनुसार पत्रित व अपत्रित जो प्रकार है, इन दोनों प्रकारों में इन्हें परिवर्तित किया जाता है, दोनों प्रकारों में इन्हें माना जाता है। अब देखिए पत्रित सेल के बाद में आगे जो इसमें बात आएगी, ये सेलें तो हो चुकी हैं, इसके बाद में शैली चक्र आएगा। अब शैली चक्र क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो ये आती है, शैली चक्र जो है वो चीज क्या है, यानी यहाँ पर अब बताएंगे शैली चक्र में सेल का चक्कर, सेलों का चक्र कैसे चलता है। शैली चक्र यानी सेलों का जो चक्र है वो किस प्रकार से बनता है, सेलें जो है वो कैसे बनती हैं, कैसे आगे बनती हुई जाती हैं। तो देखिए सेलें जो होती हैं या सेलों का जो रूप है उसके अंदर जो सेलें होती हैं वो अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहती हैं, यानी ज्यादातर वो अपने मूल रूप में नहीं रहेंगी, उनमें जो परिवर्तन है वो समय के साथ होता रहेगा। अपना मूल रूप जो है वो उतना ही नहीं रखेगी, यानी एक ऐसा पीरियड आएगा या एक ऐसा समय आएगा जो उसका मूल रूप है वही मूल रूप परिवर्तित हो जाएगा। और ये जब मूल रूप परिवर्तित हो जाता है तो सेलें आगे से आगे टूटकर विखंडित होने लग जाती हैं और उनसे नई सेलें जो है वो बनती है। तो शैली चक्र जो है इसको एक सतत प्रक्रिया कहते हैं, सतत प्रक्रिया होती है शैली चक्र की, इसके सतत प्रक्रिया कहते हैं। यानी ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है लगातार चलते रहना, तो लगातार चलते रहता है जिससे क्या होता है, जो पुरानी शैली हैं उन पुरानी शैलों के अंदर परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन होकर वो नवीन शैलें बन जाती हैं या नवीन रूप जो है उस नवीन रूप को प्राप्त कर लेती हैं शैलों के। अब यहाँ शैलों की बात करें तो अपने सबसे पहले शैल पड़ी थी आग्नेय शैल। तो आग्नेय शैल जो है वो अपने प्राथमिक शैल के अंतर्गत आती है और जो ये आग्नेय शैल है इसी आग्नेय शैल से अन्य शैलों का निर्माण होता है। जो आगे नई निर्मित शैलें बनती है ना वो आग्नेय शैलों से ही बनती है। प्राथमिक शैल आग्नेय शैल को माना गया है। इसके बाद में इनके जो कायांतरण होता है उसमें परिवर्तित आता रहता है। परिवर्तन आने के बाद में ये अपने शैलें आगे बढ़ती रहती हैं, जैसे अपने आग्नेय और कायांतरित शैलें जो है, तो उन आग्नेय और कायांतरित शैलों से अपने कुछ अंश प्राप्त होते हैं और वो अंश क्या होते हैं, अवसाद के रूप में जमा होते रहते हैं। और ये जो अवसाद है वो अवसाद जो जमा होते रहेंगे, उस अवसादों के परत दर परत जमा होने से तो अपने जो चट्टान बनती है वो अवसादी शैल बनती है, तो वो अवसादी शैल में आ जाती है। अब अवसादी शैल कई उपखंडों में परिवर्तित होती है और ये जो उपखंड है वो अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकता है। उपखंड तो अपने आप ही आएंगे क्योंकि आग्नेय शैलों से अंश आ रहे हैं, कुछ कायांतरित शैलों से आ रहे हैं, तो वो अलग अलग जो उपखंड है वो जुड़कर जो सेल का निर्माण करेंगे वो अवसादी शैल में आ जाएगा। तो अवसादी शैल इस प्रकार से बनेगी। अपने देखिए जो अपने पृथ्वी की भूपृष्ठ की बात करें, ऊपरी जो भूपृष्ठ है उसकी बात करें, तो उस पृष्ठ का जो प्रत्यावर्तन होता है उस प्रत्यावर्तन के कारण भी चट्टानों का जो शैली चक्र है वो चलता रहता है। और निर्मित जो भूपृष्ठीय क्षेत्र है या भूपृष्ठीय शैलें हैं उनमें प्रत्यावर्तन के द्वारा क्या होता है, अपने जो चट्टानें हैं या जो शैलें हैं वो प्रत्यावर्तन होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर चली जाती हैं। अब आंतरिक भाग में जाएगी तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब ये नीचे की ओर जाती हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा तापमान होता है। अब वो चट्टानों का जो चूर्ण है या जो अंश है वो धरातल के अंदर गहराई तक गया। अब गहराई तक जाने के बाद में
अब वो जब उस तापमान के संपर्क में आएगी, जो धरातल में तापमान है उस तापमान के संपर्क में जब वो कण आएंगे तो वो कण क्या होंगे, पिघलकर मैग्मा का रूप ले लेंगे। मैग्मा का रूप ले लेंगे, मैग्मा में परिवर्तित हो जाएंगी। अब मैग्मा परिवर्तित हो गया, अब मैग्मा क्या होगा, जब ज्वालामुखी क्रिया होगी तो धरातल पर पहुंचेगा, धरातल पर पहुंचकर दोबारा से आग्नेय शैलों का अपने स्रोत बन जाएगा। तो मैग्मा जो है इसे अपने आग्नेय शैलों का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जो क्रिया है वो चलती रहती है। तो अपने इसकी क्रिया की बात करें तो अपने आग्नेय शैलों से मानते हैं आग्नेय शैल जो है वो प्राथमिक शैल होती है। अब आग्नेय शैल से इसका कायांतरण आगे चलता रहता है। जैसे आग्नेय शैल से कायांतरित शैल बन गई, कायांतरित शैल, अवसादी शैल बन गई। आग्नेय और कायांतरित दोनों से मिलकर अवसादी शैल बन गई। अवसादी शैल से जब इनका अपने प्रत्यावर्तन हुआ अर्थ में तो आग्नेय शैल बन गई। यानी ये जो शैलों का चक्कर है वो चलता रहेगा। प्राथमिक रूप की जो शैल है उससे अगली शैलें निर्मित होती रहेंगी। उन शैलों के जब कायांतरण होगा या पुनर्क्रिस्टलीकरण होगा, प्रत्यावर्तन होगा, तो वो दोबारा से अपने आग्नेय शैलों के रूप में अपने को उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो शैलों का चक्कर है वो चलता रहता है लगातार, यानी रुकता नहीं है। इसीलिए तो इसको एक सतत प्रक्रिया कहा जाता है। सतत प्रक्रिया इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कायांतरण है वो रुकता नहीं है, पुनर्चक्रण जो है चट्टानों का वो रुकता नहीं है, शैलों का, इसलिए इसको एक सतत प्रक्रिया कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया चट्टानों के अंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो अपने चट्टाने हैं उनमें परिवर्तन होगा ही होगा, निश्चित नहीं है, स्थायी नहीं है चीज। स्थायी चीज होती है तो उनमें परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें लगातार बनती रहती हैं। तो अपने जो शैलें हैं इनके बारे में तो हो गया, लेकिन अपना जो खनिज किया था उस खनिज के अंदर कुछ विशेषताएं रहती थी, वो विशेषताएं भी आज अपने यहाँ पर कर लेते हैं। भी विशेषताएं जो है वो खनिज की कैसे होती है या क्या होती है। तो देखिए अपने खनिज की विशेषताएं बात करें तो मुख्य रूप से खनिज दो प्रकार के अपने आए थे, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज कौन से होते हैं? वह होते हैं जिनमें धातु पाया जाता है या धातु का अंश पाया जाता है। अधात्विक कौन से होते हैं? वह होते हैं जिनमें अपने धातु का अंश नहीं पाया जाता, वो अधात्विक खनिज में आते हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार थे, लेकिन खनिजों की कुछ भौतिक विशेषताएं होती हैं। खनिज जो होते हैं उनकी कुछ भौतिक विशेषताएं होती हैं। उन भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर जो खनिज है उन खनिजों की कुछ विशेषताएं जो हैं आगे अपने आती हैं। अब उनके जो भौतिक और स्वभाव के आधार पर कुछ विशेषताएं जो है वो देखिए, भौतिक विशेषताओं भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर खनिज की विशेषता, खनिज की विशेषता, तो इनकी विशेषताओं के आधार पर खनिज की विशेषता आएगी। अब खनिज के अंदर विशेषता क्या होगी? देखिए उसका कोई ना कोई रूप जरूर होगा, भी वो क्रिस्टल होगा या विदलन की प्रक्रिया होगी, उसमें विभंजन जो है उसमें होगा, तो ये क्रियाएं इसमें होती है। तो सबसे पहले जो विशेषता आती है उसमें आता है पहला क्रिस्टल का बाहरी रूप। क्रिस्टल का बाहरी रूप। अब आपने कोई धातु निकाला या कोई खनिज निकाला, उस खनिज को निकालते ही उसका बाहरी रूप है वो किस प्रकार का है, या उसके जो अणु हैं उन अणुओं की आंतरिक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है। उन अणुओं की जो आंतरिक व्यवस्था होगी उस आणविक व्यवस्था के अनुसार उस क्रिस्टल का बाहरी रूप व्यवस्थित होगा। भाई बाहरी रूप जैसे घनाकार है, अष्टभुजाकार है, षटभुजाकार है, किस प्रकार का है, यानी अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा। तो अणुओं की जो आंतरिक व्यवस्था है उस आंतरिक व्यवस्था के अनुसार अपने खनिजों का बात आती है तो क्रिस्टल का रूप किस प्रकार का होगा, उसके अंदर अणु होंगे जो, जैसे उदाहरण मैंने बताया घनाकार, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार, इस टाइप के ये क्या है इसमें खनिज होते हैं।
इसके बाद में अगला जो आता है विशेषता में, वो आता है विदलन, सेकंड नंबर पर विदलन। विदलन, अब विदलन क्या होता है? इसमें देखिए जो सापेक्षिक रूप में समतल सतह बनाने के लिए एक निश्चित दिशा में टूटने की प्रक्रिया होती है। यानी इसमें क्या होगा, जो खनिज है वो सापेक्षिक रूप से एक समतल सतह बनाने के लिए क्या करेगा, निश्चित क्रम में टूटने की प्रकृति रखेगा। एक निश्चित क्रम में टूट कर ये बिखरेगा और उसके अंदर उसके जो अणुओं की आंतरिक आकृति है उसके अनुसार ये टूटना स्टार्ट होगा, उसी के अनुरूप ये टूटते हुए जाएगा। तो यहां पर जो बात आती है उसमें ये आएगा भी अपने जो सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित प्रवृत्ति में टूटने की क्रिया, यानी ये क्या होगा, या टूटने की प्रवृत्ति जो है इसमें मिलेगी, या टूटने की जो क्रिया है वो इसमें मिलेगी विदलन के अंदर। 3 नंबर पर अपने आएगा विभंजन। विभंजन, अब विभंजन में देखिए जो अणुओं की आंतरिक व्यवस्था होती है वो व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल ही नहीं मिलता, या ये मानता था भी अणु जो होते हैं वो कोई तल नहीं होते। भी जटिल जो व्यवस्था होती है उस जटिल व्यवस्था के कारण अणुओं का एक तल जो रूप है, तल मिलना चाहिए, सतह मिलनी चाहिए, वो सतह नहीं मिलती। यानी इतनी जटिल प्रक्रिया होती है। उस जटिल प्रक्रिया के कारण तो अपना जो विदलन तल होता है उस विदलन तल के अनुसार जो अणु होते हैं वो अणु क्या होते हैं, अनियमित रूप में टूटते हैं। यानी नियमित रूप में नहीं टूटते, भी बराबर कणों में टूटने चाहिए। अणुओं का अगर एक क्रम होगा, एक सीरियल होगा तो वो बराबर कणों में टूटने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, खनिज जो है वो नियमित रूप से नहीं टूटता है, अनियमित रूप से टूटता है, अनियमित रूप में ये टूटता रहता है। तो यहाँ पर विभंजन में बात आती है भी अणुओं की आंतरिक व्यवस्था जटिल होती है, आंतरिक व्यवस्था जटिल होती है, जिससे क्या होता है, आंतरिक व्यवस्था जटिल होने से अणुओं में कोई मेल नहीं रहता, अणुओं में कोई मेल नहीं होता, और इनका जो तल है उस वो तल भी नहीं पाया जाता, तल नहीं पाया जाता अणुओं का। तो इस प्रकार से जब क्रिस्टल विदलन के अनुसार क्रिया करते हैं, तो विदलन के अनुसार जब ये क्रिया करते हैं तो ये अनियमित रूप में टूटते हैं, अनियमित रूप में टूटते हैं या विखंडित होते हैं। तो ये 3 प्रकार की इसकी विशेषताएं आ गई खनिज की। इसके बाद में अपने चौथी विशेषता जो आती है वो आती है चमक। चौथी विशेषता आती है चमक। तो देखिए खनिज के अंदर चमक जरूर होती है। चमक, कुछ खनिज होते हैं जिनमें उनकी खुद की विशेषता के कारण चमक होती है, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें विशेषता नहीं होती, फिर भी अशुद्धियां जो होती हैं उनमें, उन अशुद्धियों के कारण इनमें चमक आ जाती है। तो अपने बात करें चमक की, तो रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक नहीं होती, रंग के बिना किसी पदार्थ में चमक नहीं होती। यानी उसका रंग जरूर होगा। जैसे सोना, तो सोने का रंग जो है पीलापन लिए हुए है तो उसकी वजह से वो चमक मारता है। स्वर्ण हो गई। उसके बाद अपने बात आती है चांदी की। जो चांदी है, चांदी जो है वो श्वेत कलर में दिखाई देती है। तो श्वेत जब उसके कण जो मिलते हैं उन श्वेत कणों के कारण उसकी अपने रंग दिखाई देता है। तो अपने जो चमक है, पदार्थ की चमक जरूर होती है। तो उस पदार्थ के अंदर चमक जो होती है वो चमक से अपने पता लगा सकते हैं। और प्रत्येक खनिज में खुद की चमक होती है और अपनी खुद की चमक जो होती है उस चमक के अनुसार वो जाना जाता है। इसके बाद अगली बात आती है 5वें नंबर पर रंग। रंग, कुछ खनिजों का अपना रंग होता है, कुछ खनिजों में अपना रंग नहीं होता, कुछ अशुद्धियों से रंग प्राप्त करते हैं।
तो अपने यहाँ बात करें तो कुछ खनिज जो होते हैं उनके अंदर रंग जो है वो उनकी जो परमाणविक संरचना होती है, उस परमाणविक संरचना के द्वारा उनमें रंग उत्पन्न होता है। जैसे मेलाकाइट है, और मेलाकाइट है जो उसमें अपने रंग होता है। कुछ जो रंग होते हैं खनिजों में वो अशुद्धियों के कारण होते हैं। तो यहाँ पर खनिजों के अंदर रंग की बात करें तो कुछ खनिजों में रंग उनकी परमाणविक संरचना के कारण होते हैं, संरचना के कारण होते हैं। उनकी जो परमाणविक संरचना है उस परमाणविक संरचना के अनुसार जो है उनके अंदर रंग पाया जाता है। तो उनकी जो परमाणविक संरचना है वो इसे प्रभावित करेगी और उसी संरचना के अनुसार इनके रंग मिलेंगे। कुछ जो खनिज होते हैं उनमें अशुद्धियों के कारण भी रंग आता है, अशुद्धियों के कारण भी रंग आता है, यानी अशुद्धियों के कारण उनमें रंग आता है। उदाहरण के लिए अपने कह सकते हैं जैसे क्वार्ट्ज जो है उसका रंग श्वेत होता है, क्वार्ट्ज में अशुद्धियां मिलती हैं उसकी वजह से उसका श्वेत रंग होता है, और श्वेत हो सकता है उसका रंग। कुछ अशुद्धियां क्वार्ट्ज में ऐसी मिलती हैं जिससे उसका रंग हरा दिखाई देता है, कई बार उसका रंग जो है वो लाल भी दिखाई देता है। तो अशुद्धियों के कारण जो है वो रंग अलग अलग दिखाई देता है। अब आगे बात आती है धारियां, 6 नंबर पर धारियां। अब खनिज के अंदर धारियों की बात करें तो देखिए कोई खनिज जो होता है उस खनिज को पीसने के बाद उसका जब पाउडर बनता है तो उस पाउडर के अंदर रंग दिखाई देता है, और वो रंग जो है वो खनिज के रंग का या अन्य किसी रंग का हो सकता है, या तो बिल्कुल खनिज के रंग का होगा या अन्य किसी रंग का होगा। जैसे अपने माने ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का पाउडर पीसने के बाद में अपने हरे रंग का आएगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो हरे रंग की धारियां होती है उसके ऊपर, इसलिए ये हरे रंग का दिखाई देता है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें, दूसरी ओर बात करें तो ग्रेफाइट के अलावा अपने फ्लोराइट जो आता है उसका रंग बैंगनी या हरा होता है, और अगर देखा जाए तो उसके ऊपर जो धारियां होती हैं वो श्वेत होती है, तो इस कारण से उसका रंग जो है वो हरा दिखाई देता है। इसके बाद में आता है 7 नंबर पर अपने पारदर्शिता, पारदर्शिता। पारदर्शिता की बात करें तो खनिज देखिए कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पारदर्शी होते हैं, आर पार बिल्कुल दिखाई देता है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं भाई आर पार बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से ये खनिज जो है इसके अंदर पारदर्शिता जो है वो जरूर होती है। पारदर्शिता के अंदर भी 2 प्रकार आते हैं, एक तो होता है पारदर्शी और एक आता है पारभासी। पारभासी, पारदर्शी और पारभासी। अब पारदर्शी क्या होता है, यानी प्रकाश की जो किरण है वो वस्तु के आर पार चली जाती है और सीधी दिखाई देती है जो किरणें हैं वो प्रकाश की, या वस्तु जो है वो उस प्रकाश की किरणों से भी अपने जब किरणें उसके अंदर से जाती है तो किरणों के द्वारा उस वस्तु के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वस्तु बिल्कुल वैसे की वैसी दिखाई देती है, वो तो होती है पारदर्शी। पारभासी के अंदर देखिए क्या होता है, प्रकाश किरणें आर पार तो जाती हैं लेकिन जो प्रकाश किरणें होती हैं वो विसरित हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसके कारण वस्तु जो है वो देखी नहीं जा सकती पारभासी में। तो पारदर्शी और पारभासी में यह फर्क होता है जिसके कारण ऐसा होता है। इसके बाद में 8 नंबर पे अपने आती है संरचना, 8 नंबर पे आती है संरचना। संरचना आती है। अब संरचना की अगर बात करें तो संरचना जो है तो देखिए क्रिस्टल जो होती है उस क्रिस्टल की एक विशेष व्यवस्था होती है, उस विशेष व्यवस्था के कारण खनिजों का जो है एक संरचना पाई जाती है। अब क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था के अनुसार खनिजों के जो कण हैं वो महीन हो सकते हैं, मध्यम हो सकते हैं, खुदरे हो सकते हैं, तंतुयुक्त हो सकते हैं। तो संरचना के अनुसार जो है इनके कण जो है वो अलग अलग अपने को प्राप्त हो सकते हैं क्रिस्टल की व्यवस्था के कारण। इसके बाद आता है कठोरता 9 नंबर पर। कठोरता,
कठोरता की अगर बात करें तो देखिए इसमें सापेक्षिक जो प्रतिरोध होता है वो चिन्हित होता है, और चिन्हित होने के बाद में जो खनिजों की अपने कठोरता होती है उस कठोरता को अपने मापते हैं खनिजों के क्रम के अनुसार। भाई खनिजों के क्रम के अनुसार उनकी कठोरता को मापते हैं, भाई खनिज जो है वो कितना कठोर है या किस प्रकार का है, तो वो जो है वो कठोरता के अंदर आता है। इसके बाद में आता है अपेक्षिक भार। 10 नंबर पे आता है अपने अपेक्षिक भार। अपेक्षिक भार, अब अपेक्षिक भार की अगर बात करें तो जो दी गई वस्तु होती है उसका भार तथा बराबर आयतन के पानी का भार जो होता है उसका जो अनुपात होता है वो अनुपात अपेक्षिक भार में आता है। मतलब भी वस्तु का भार हो गया, उसमें पाए जाने वाली जो पानी है या हवा जो है उनका जो अनुपात निकाला जाता है, वो अनुपात निकालने के बाद में जिस खनिज का जो भार बचता है वो उसका अपेक्षिक भार होता है। तो इस प्रकार से ये खनिजों की कुछ भौतिक विशेषताएं होती हैं। ये कर ली अपने खनिज के बारे में कर लिया, शैलों के बारे में कर लिया, तो अपना जो ये लेसन है वो आज कंप्लीट भी हो गया। तो अपना सारा खनिज सेल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल अपने अगले वीडियो के अंदर नए लेसन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।